रेपल्ले गांव में रहे हर किसी के घर हरे भरे पेड़ों से बहुत ठंडी और आह्लादकर वातावरण में रहती है। उस गांव को एक दिन रंगाराव नाम का एक व्यापारी आकर गांव के बीच खड़े रहकर उनसे ऐसे कहने लगा। सुनो सब गांव वाले, मेरा नाम रंगाराव है। मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काम है लकड़ियाँ खरीद के उन लकड़ियों से कुर्सियाँ, बिस्तर, अलमारियाँ बनाकर शहर के बाजार में बेचना। आप सबके घरों के पीछे रहे पेड़ों को काटने का काम मुझे देने से मैं आप सबको बहुत पैसे दूंगा। रंगाराव की बातें सुनकर सब गांव वालों को यकीन नहीं होता और लकड़ियां बेचने आगे नहीं आते। तब रंगाराव निराशा होकर उस दिन रात को उसी गांव में रहकर अगले दिन सुबह निकल जाने को सोचता है। पर उस गांव में रही शांतम्मा ने रात को उसकी बहू राधिका से ऐसे कहने लगी। राधिका बहू, तेरा पति कल ही ना शहर जा रहा है? हाँ सासू माँ, कल सुबह सुबह वो निकल जाएंगे। 1 हफ्ता बाद वो लौट के आएंगे सासू माँ। आहा, कितना अच्छा मौका दिए भगवान। क्यों सासू माँ, इतना खुश लग रहे हो? हमें गहने खरीदने का मौका आने से खुशी तो रहेगी ना रे। आप क्या कह रहे हो सासू माँ? अरे हो पागल बहू, अभी तक समझ में नहीं आया क्या? आज सुबह गांव को एक व्यक्ति आकर लकड़ियां खरीदेगा बोला ना। उसको हमारे घर के पीछे रहे पेड़ों को काट के ले जाने को बोलेंगे। तब हमें बहुत पैसे मिलेंगे रे बहू। उससे हम बहुत सारे गहने खरीद सकते हैं। लेकिन सासू माँ, पेड़ों को काटने से हमें छाया नहीं रहेगी ना? अरे, हम पेड़ों के नीचे तो नहीं रहते ना, घर में ही रहते ना। हमें छाया की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सच सासू माँ, पर बिना पेड़ों के हमें हवा कैसे आएगी? अरे पगली, हमारे पेड़ नहीं है तो क्या हुआ, पड़ोस के घर में पेड़ है ना रे। हाँ, सच बोले सासू माँ, पर इसके लिए आपका बेटा नहीं मानेगा ना। इसीलिए रे बहू, वो जाने के बाद हम अपना काम करेंगे। वो घर आने के बाद थोड़ा डांटेगा, तब हम दोनों हर बार की तरह चुप रह जाएंगे। इस प्रकार पैसों के लिए शांतम्मा का बेटा ऋत्विक गांव से बाहर जाने के बाद रंगाराव को घर बुलाकर उनके पूरे पेड़ काट के ले जाने को कहती है। काम खत्म होने के बाद शांतम्मा को रंगाराव बहुत पैसे देता है। उन पैसों से सास बहू बहुत सारे गहने खरीदकर उन्हें पहन के गांव पूरा घूमने लगे। गांव की अन्य महिलाएं उन्हें देखकर उनके घरों के पीछे रहे पेड़ों को काट के ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट रंगाराव को देकर पैसे लेते हैं। उसके बाद सिर्फ 1 हफ्ते में ही गांव में एक भी पेड़ बचा नहीं रहता। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन रंगाराव फिर से उस गांव को आकर गांव के लोगों से ऐसे कहने लगा। देखो सब गांव वाले, मैंने और एक व्यापार शुरू किया है। वो क्या है ना, गांव में रहे कुएं पूरे साफ करके उसके पानी को शहर में बेचना है। इसके लिए आपके गांव में रहे कुओं को मुझे बेचने से मैं आप सबको बहुत पैसे दूंगा। उस दिन गांव वाले कोई भी जवाब नहीं देते और अपने अपने घर चले जाते हैं। तब रंगाराव निराश होकर उस दिन रात को गांव में रहकर अगले दिन सुबह निकलने को सोचता है। रंगाराव की बातें सुनकर शांतम्मा को फिर से लालच पैदा होकर उसकी बहू राधिका से ऐसे कहने लगी। राधिका बहू, तेरा पति कल ही शहर जा रहा है ना? हाँ सासू माँ, इस बार आप क्या बेचना चाहते हो? इतनी जल्दी भूल गई क्या रे? वो रंगाराव सुबह कुएं खरीदने को आया ना। उस रंगाराव को हमारा कुआं बेच देने से कल के दिन हमें पीने के लिए पानी तक नहीं रहेगा ना। आप और मैं एक एक मटका लेकर घर घर जाकर पानी के लिए भीख मांगना पड़ेगा। लोग मेरा चेहरा देखकर कम से कम थोड़ा पानी दान करेंगे, पर आपका चेहरा देखकर दूर भाग जाएंगे सासू माँ। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रे। उससे पैसों के साथ साथ एक हैंड पंप भी मांगेंगे, क्योंकि कल के दिन मेरा बेटा कुआं क्यों बेचती करके पूछने से तब कह सकते हैं ना कि हैंड पंप के जरिए हमें पानी मिल रहा है।
कैसा है मेरा आइडिया बहू? इस प्रकार पैसों के लिए शांतम्मा उसका बेटा ऋत्विक गांव से बाहर जाने के बाद रंगाराव को घर बुलाकर घर के पीछे रही कुआं सौंप देती है। उसके बाद रंगाराव उनको पैसे देकर हैंडपंप डलाकर कुएं में रही पानी पूरा ले जाता है। शांतम्मा के घर में गांव की महिलाएं हैंडपंप देखकर एक के बाद एक रंगाराव को अपने अपने कुएं बेचने लगे। थोड़े दिन बीतने के बाद गर्मी का मौसम आता है। गांव में पेड़ पौधे नहीं रहने पर धूप की गर्मी को सह नहीं पाते गांव वाले। इतना ही नहीं, ठीक उसी समय बारिश भी नहीं पड़ती। कभी कभी थोड़ी सी बारिश होने पर भी जमीन के अंदर पानी सूख जाता है और हैंडपंप से भी पानी आना बंद हो जाता है। तब से गांव पूरा एक रेगिस्तान बन जाती है। तब सब गांव वाले इस समस्या का परिष्कार करने के लिए एक जगह समावेश होकर ऐसे बातें करने लगे। हम सब उस रंगाराव के पैसों पर चाहत से हरे भरे रहे हमारे गांव को रेगिस्तान में बदल दिए। इसका कारण सिर्फ रंगाराव ही नहीं, बल्कि ये लालची औरतें शांतम्मा और राधिका हैं। ये दोनों तो सब गांव वालों के दिमाग को खराब कर दिए। ऐसे बहुत गुस्से से रहे गांव वाले उस समावेश को आए रंगम्मा और राधिका को करोड़ा से मारने के लिए आगे आते समय ऋत्विक बीच में आकर ऐसे कहने लगा, रुक जाइए, मैं अपनी माँ और पत्नी के किए गलती के लिए माफी मैं मांगता हूँ। आप मुझे सिर्फ एक मौका देने से मैं फिर से अपने गांव को पहली स्थिति में लाऊंगा। ऋत्विक की बातें सुनकर गांव वाले आखिरी बार एक मौका देते हैं। तब ऋत्विक उसकी माँ और पत्नी के किए गलती को सुधारने के लिए उसके खुद के पैसे खर्चा करके गांव में बहुत सारे पौधे लगाता है। उसके साथ साथ हर एक घर में बारिश का पानी रहने के लिए गड्ढे खोदता है। इस तरह ऋत्विक सभी कामों को पूरा करने तक एक दिन बहुत बारिश पड़ के गड्ढे पूरे भर जाते हैं। उसके बाद हैंडपंप से पानी आने लगा। बारिश का पानी जमीन के अंदर जाकर पौधे अच्छे से उगकर धीरे धीरे वो बढ़ के पेड़ बन जाते हैं। इस प्रकार रेपल्ले गांव पहले की तरह बन जाती है। तब से वहां के लोग धरती, पेड़ और कुओं का महत्व जानकर उनका संरक्षण करके जिंदगी बिताने लगे। उसके बाद सब गांव वाले खुशी से रहने लगे। तलकोना जंगल के इलाके में रहे वेंकन्ना और पद्मावती नाम के दो पति पत्नी कूली का काम करके पैसे कमाते हैं। एक दिन वेंकन्ना को बुखार आने पर बिना काम पर गए घर पर बिस्तर पर सो के आराम करने लगा। तब वेंकन्ना पद्मावती से ऐसे कहने लगा, मेरी सेहत के लिए तू चिंता मत कर पद्मा, तू काम पर जाना। आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी भी तो मेरा ध्यान पूरा इधर ही रहेगा जी। आज तू भी काम पर नहीं जाने से हमारा घर कैसे चलेगा पद्मा? आप चिंता मत कीजिए, मैं जंगल को जाकर वहाँ मिले फल और कंद ढूंढकर आपके लिए लाऊंगी जी। ठीक है पद्मा, संभाल के जाओ। ऐसे कह के एक थैली लेकर जंगल को जाकर पद्मावती जमीन पर गिरे फल और जमीन के अंदर रहे कंदों को ढूंढ रही थी। वहाँ मिले फल और कंद लेकर थैली भर के उन्हें ले आते समय बीच रास्ते में एक माया थाली चमकती हुई दिखाई देती है। उस माया थाली को देखकर वो मन में ऐसे सोचने लगी, आहा, ये थाली तो बहुत सुंदर है। ये घर ले जाने से आगे से पत्तों में नहीं, मैं और मेरे पति इसी में खा सकते हैं। ऐसे पद्मावती उस थाली को लेके घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो जंगल से लाई कंद उबालकर फलों को अच्छे से धो के एक कटोरी में रख के पति को खाने पर बुलाती है। वेंकन्ना खाना खाने के लिए बैठने पर पद्मावती उसको जंगल में मिली माया प्लेट पति के सामने रखती है। वो माया थाली देखकर आश्चर्य होकर वेंकन्ना ने, अरे आज हर रोज के जैसे पत्तों में नहीं बल्कि ये थाली में क्यों रखी?
जंगल से आते समय मुझे ये थाली मिला जी। पहले अब खाना खाइए, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी रखो। तब पद्मावती गरम गरम कंद को उस प्लेट में रखती है। वो गरम गरम कंद अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं। इस बार पद्मावती एक बड़ा आम उस थाली में रखती है। तब वो आम थाली के अंदर जाके उसका बीज बाहर आ जाता है। ये सब देखकर पति पत्नी बहुत डर जाते हैं। उस प्लेट में कितना खाना रखने पर भी कुछ ही मिनटों में गायब होने लगी। इस तरह उस दिन माया थाली ने पद्मावती वेंकन्ना को रखी पूरा आहार खा लेती है। तब पद्मावती ऐसे कहने लगी, अरे रे, आपके लिए तो मैं बहुत मेहनत से खाना लाई, पर ये माया थाली पूरा खा ली। इसीलिए कहता हूँ पद्मा कि बाहर मिले ऐसी चीजों को नहीं लानी चाहिए। अब हम कर भी क्या सकते हैं पद्मा? आज के लिए हम दोनों पानी पीकर सो जाएंगे। ऐसे कह के उस माया थाली में शायद कोई भूत छुपा होगा सोचकर उस थाली को बाहर फेंक देता है वेंकन्ना। अगले दिन वेंकन्ना की तबीयत ठीक होने पर हर रोज की तरह वेंकन्ना और पद्मावती काम के लिए पड़ोस गांव को चले जाते हैं। वेंकन्ना और पद्मावती काम खत्म करके घर आने तक उनके दरवाजे के सामने वो माया थाली रहती है। उस थाली को देखकर वेंकन्ना को गुस्सा आकर दूर जंगल में ले जाकर जमीन में थाली को दफनाकर घर वापस आता है। उसके अगले दिन दरवाजा खोल के देखने पर वो प्लेट फिर से उनके दरवाजे के पास रहती है। तब वेंकन्ना और पद्मावती बहुत फुसफुसाकर इस समस्या का परिष्कार के लिए एक पुजारी जी के पास जाकर पूरा विषय बताते हैं। उस थाली को पुजारी जी उनके दिव्य दृष्टि से देखकर वेंकन्ना से ऐसे कहने लगे, देखो वेंकन्ना, ये थाली एक कुत्ते के समान है। तुझे समझ में नहीं आया ना? तो ये कहानी बहुत ध्यान से सुनो। ऐसे कहानी शुरू करता है। बहुत साल पहले इस जंगल के इलाके में एक महिमान्वित ऋषि उनके भगवान के लिए बनाए प्रसाद को एक कुत्ते ने खा ली। तब ऋषि ने गुस्से से उस कुत्ते को एक थाली में बदल दिया। लेकिन वो थाली सबकी भूख मिटाएगी, पर उसकी भूख कोई नहीं मिटा सकता। वो दिन भर भूखे रहने का शाप देता है। तब वो कुत्ते को उसकी गलती का एहसास होकर माफी मांगती है। उसके शाप विमोचन होने का मार्ग पूछती है। तेरा पेट भरने तक जो घर वाले तुझे खाना खिलाएंगे वो ही तेरे शाप विमोचन करेंगे। तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। ऐसे कह के चला गया। अभी वो ही थाली तुम्हारे पास है। तुम ही वो शाप विमोचक हो, इसीलिए वो थाली तुम्हारा पीछा कर रही है। वो कहानी सुन के वेंकन्ना पुजारी जी से ऐसे कहने लगा, लेकिन पुजारी जी, हम उस थाली को खाना खिलाने की स्थिति में नहीं हैं। इसीलिए हम उसके लिए आपको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उस दिन से वेंकन्ना और पद्मावती उस माया थाली को घर पर रख के शाप विमोचन के लिए सोचने लगे। तब पद्मावती ऐसे कहने लगी, सुनिए जी, हम बाजार में ये माया थाली की मदद से बाजीगरी करके लोगों से पैसे लेंगे, क्या कहोगे? आहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमारी उम्र भी बढ़ रही है ना। कल से बाजार में बाजीगरी करके पैसे कमाएंगे। तब तो ये थाली की भूख मिटेगी ना। उसके अगले दिन से वेंकन्ना और पद्मावती बाजार जाकर उस माया थाली से बाजीगरी करके उसका पेट भरते हैं। उसके साथ साथ इनको भी पैसे मिलते हैं। थोड़े साल बीतने के बाद पति पत्नी की कमाई बढ़कर उस जंगल इलाके को छोड़कर गांव में एक बड़ा घर बनाकर अनाथों को और बूढ़ों को खाना खिलाकर उनकी भूख मिटाते हैं। उसके बाद माया थाली को शाप विमोचन होके कुत्ते में बदलकर उनके घर का पहरा करने लगी।